वेलकम टू बी यू विच श्रद्धा एस। आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ हैं त्रिवेणी आचार्य, एक प्रेरणादायक जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ लड़ रही है। रेस्क्यू फाउंडेशन की प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने 2005 से इस मिशन को संभाला है और ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से ट्रैफिकिंग के शिकारों के रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन करने का काम करती है। पर्सनल रिस्क के बावजूद त्रिवेणी मैम की अनवेवरिंग कमिटमेंट ने अनेक जिंदगियां बदली है। आइए हम उनके काम के पीछे की कहानियों के ऊपर बात करते हैं। लेट्स वेलकम त्रिवेणी आचार्य जी। नमस्ते। कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हैंडलूम वीवर्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिस्प्ले करें। नमस्ते त्रिवेणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट बी यू विच श्रद्धा एस में। आपका जो काम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ आप जो लड़ रही है, उसके लिए आपने जो भी मेहनत और संघर्ष कर रही है, आपके काम से आपने बहुत लोगों के दिलों को छू लिया है। और आज मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि आज आपके साथ मैं आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी, कहानियाँ सुनूँगी और किस संघर्ष से आप जूझ रही है इन लड़कियों को बचाने के लिए। और इसके अलावा जो आपने एक्सपीरियंसेस देखे हैं, जो लड़कियाँ जो इसके थ्रू जा रही है, जो सफ़र कर रही है और जो डील कर रही है इस चीज़ों को, उसकी जो कहानियाँ हैं या एक्सपीरियंसेस है जो वन ऑन वन हमें आज आपसे जानने मिलेंगे, उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। सो आप बताइए कि आपकी ये जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई? मेरा नाम त्रिवेणी आचार्य है। मैं एक पत्रकार थी गुजराती न्यूज़पेपर में। और रक्षाबंधन का दिन था और एक फिल्मी हीरो सेक्स वर्कर से राखी बंधवाने जाने वाले थे और मैं रिपोर्टिंग में गई थी। जब मैं रिपोर्टिंग में जा रही थी तभी मेरे एक मेल कलीग ने कमेंट किया कि तुम लड़की हो के बदनाम गलियों में जा रही हो। तो मैं बोली हाँ, मुझे जाना है क्योंकि मुझे देखना है बदनाम गलियां कैसी होती है। और जब पहले मैंने यही सोचा था कि सेक्स वर्कर यानी अपनी मर्जी से वो प्रोस्टिट्यूशन कर रही है। लेकिन जब पुलिस स्टेशन में प्रोग्राम चल रहा था, सेक्स वर्कर राखी बांध रही थी, हीरो उनको मिठाई दे रहे थे, साड़ी दे रहे थे। तो मैं कमाठीपुरा गली नंबर 13, 14 वैसा सब लिखा था। तो मैं गली में गई। जब मैं गली में गई तो वहाँ पे लाइन से ऐसे सब कोठे थे और पर्दा था। पर्दा जैसे हटाया तो लकड़े की केबिने थी। उसमें लड़कियां मेकअप कर रही थी, तैयार हो रही थी। 10-12 साल की लड़कियां लिपस्टिक लगा रही थी और मुझे ताज्जुब हुआ। मुझे लगा कि उसकी मम्मी सेक्स वर्कर होगी। तो मैंने बोला बेटा आप पढ़ाई करते हो? तो बोले हमारे नसीब में पढ़ाई कहाँ। तो मैं बोली क्या करते हो? तो बोले यहाँ पे गंदा काम करते हैं। तो मैं बोली आपको अच्छा लगता है? बोले नहीं अच्छा लगेगा तो क्या करें। दलाल अगवा करके लाया, अब यहाँ हमको बेच दिया, हम मानव तस्करी का शिकार है। तभी मैंने पहली बार मानव तस्करी शब्द सुना। मैं जर्नलिस्ट थी लेकिन मुझे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था 30 साल पहले। तो मैं बोली कि फिर तुम यहाँ से भाग जाओ। बोले नहीं, घरवाली ने हमें खरीदा है और हमारा जो कर्जा है वो पूरा नहीं होगा तब तक नहीं जाने देंगे। लेकिन बोले हमारा कर्जा तो कब का पूरा हो गया होगा, हमको गिनती नहीं आती है, लेकिन वो बोलती है कि मैंने खरीदा है, बाहर नहीं जाने दूंगी। मैं बोली भाग जाओ। तो बोले भागेंगे कैसे? वो गली के नाके पे जो पिम्स खड़े हैं वो हमको फिर से पकड़ के अंदर डाल देंगे। और हमने भागने की 2-3 बार कोशिश की लेकिन भाग नहीं पाए। और उसके बाद हमारे पे अत्याचार हुआ, बहुत टॉर्चर किया, खाना नहीं दिया, सिगरेट का बंद दिया, मल्टीपल रेप हुए। और अभी हमारी हिम्मत टूट चुकी है, हम भागेंगे नहीं। फिर मैं बोली फिर भी आपको घर जाना है? तो बोले हाँ जाना है। मैं बोली अगर घर जाना है तो मैं आपको छोड़ दूंगी वीटी स्टेशन पे। वो नेपाल के थे सभी।
तो बोले कि आप भी ये मत करना, आपको भी ये लोग मार डालेंगे। तो मैं ये बात कर रही थी, मैं कहानी लिख रही थी, कौन कैसे आया, कैसे किसी ने बोला कि कोई लवर ने बोला था कि शादी करेंगे और मंदिर में शादी किया, बेच दिया, किसी को काम दिलाने के बहाने से लाए थे। मतलब अलग-अलग उनकी कहानियाँ थी। और मैं वो लिख रही थी, उतने में वहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो गया पुलिस चौकी में, और घरवाली और मैनेजर वो सब आए। तो बोले कौन हो तुम? मुझे पूछे क्या कर रहे हो? मैं बोली मैं पत्रकार हूँ, कहानी लिखने आई हूँ। बोले यहाँ से भागो। सो यू वेंट एरन इन विदाउट परमिशन, मतलब वो आप ऐसे ही ढूँढते हाँ, ढूँढते हाँ, गए हाँ। थे? नहीं, वो गली के सामने ही ऐसे ही सब वहाँ प्रोग्राम चल रहा था। सुबह के टाइम में कोई क्लाइंट आते नहीं है, तो वो लोग तैयार हो रहे थे और मैं ऐसे ही चली गई। अच्छा। तो बोले कि ये रंडियो के यहाँ पे और किसी को आने की परमिशन नहीं होती है, तुम क्यों आए? हुँ। तो मैं बोली बस ऐसे ही आ गई। तो फिर लड़कियों ने इशारा किया तुम चले जाओ, क्योंकि बाद में मॉब जमा होने लगे, मैं जब आर्ग्यूमेंट करने लगी तो फिर मैं वहाँ से निकल आई और मैं अपनी ऑफिस में आई, मैंने न्यूज़ लिखा। हुँ। और लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। मैं जर्नलिस्ट थी, रोज रेप की स्टोरी होती है या मर्डर की होती है, तो मैं कभी डिस्टर्ब नहीं हुई। हुँ। लेकिन उस दिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई और घर आके मेरे हस्बैंड से मैंने बात किया। मेरे हुँ। हस्बैंड बालकृष्ण आचार्य मिलिट्री में थे। 15 साल वो मिलिट्री में सर्विस करके फिर रिटायर होके आए थे। हुँ। तो मैंने ये बात बताई कि हम सोचते हैं कि रेड लाइट एरिया की सेक्स वर्कर अपनी मर्जी से खड़ी होती है, लेकिन ये तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार है। हुँ। और मुझे तो आज पता चला, और उनके लिए कोई काम नहीं कर रहा है, कितनी छोटी-छोटी लड़कियां हैं। मतलब वो लड़कियों में मुझे अपनी बेटी का चेहरा दिखाई दिया। तो मेरे हस्बैंड बोले अरे यही बारे में मैं तुम्हारे से बात करना चाहता था। हुँ। बोले ये तुम्हें टेलीपैथी हुई क्या, ये बात निकाली? हुँ। तो मैं बोली क्या था? तो बोले कि मेरे बिजनेस में जो एक सेल्समैन है, वो हुँ। बंगाली लड़का है। हुँ। वो एक लड़की को प्यार करता है, हुँ। उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वो लड़की सेक्स वर्कर है। हुँ। तो लड़का कभी 6 महीने से मुझे बोल रहा है कि आपकी वाइफ जर्नलिस्ट है, तो पुलिस के साथ उनका अच्छा रिलेशन होगा, तो उनको बोल के मुझे वो लड़की को वहाँ से रेस्क्यू करवा दोगे तो मैं शादी कर लूँगा। हुँ। तो बोले मैं कब से बात करना चाहता था, लेकिन मैंने वो रेड लाइट एरिया सेक्स वर्कर वो बात करने से मतलब ये नहीं, मैं नहीं कर पाया। हुँ। तो आज तूने बात किया है तो ठीक है, वो लड़की को हम रेस्क्यू करवाते हैं। हुँ। मैं बोली वहाँ तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं। बोले सब लड़कियों के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एक लड़की को रेस्क्यू करवाएँगे। और जब डिसाइड हुआ कि एक लड़की को रेस्क्यू करवाएँगे, हुँ। जब एक लड़की को रेस्क्यू करने गए, तो 14-15 लड़कियाँ आई, हाथ जोड़ने लगी, पैर पकड़ने लगी कि हमको ये नर्क से निकालो। हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हमारे पे अत्याचार होता है, रोज़ बलात्कार होता है, लोग हमारे से बहुत बदतमीज़ी करते हैं, गालियाँ देते हैं और इतना अत्याचार करते हैं कि हम सुसाइड करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ मर भी नहीं सकते। हमने हुँ। सालों से बाहर का सूरज भी नहीं देखा है। ये अंदर बिल्कुल। खाना मिलता है, मेकअप मिलता है और क्लाइंट जितने आते हैं उनको हमें खुश करके भेजना पड़ता है। तो फिर वो लड़कियों को हम पुलिस स्टेशन में लेके आए और पुलिस ने डायरी किया और हमें दे दिया हुँ। कि आपको समाज सेवा का भूत चढ़ा है, लेके जाओ तुम्हारे घर पे। हुँ। तो वो टाइम कोई एफआईआर वगैरह कुछ होता नहीं था। वो लड़कियां को लेके हम अपने घर पे आए। हुँ। फिर वो लड़कियां सब नेपाल की थी, हुँ। तो उसको छोड़ने के लिए गए। तो कोई फैमिली ने एक्सेप्ट किया, किसी ने बोल दिया कि नहीं, तुम तो भाग गई थी लवर के साथ, इतने साल के बाद आई हो, गंदा काम करके आई हो, हम आपको रखेंगे तो हम का हमारी इज्जत क्या रहेगी। तो इस तरह से मिक्स एक्सपीरियंस हुए। कोई माँ-बाप तो बहुत खुश हुए क्योंकि किडनैप हुई लड़की उनको वापस मिली। वापस मिली है। तो बोले आप हमारे लिए भगवान हो, हमारी खोई हुई बेटी मिल गई। हुँ। तो इस तरह से हुए। फिर कोई लड़की का प्रॉपर एड्रेस नहीं था तो घर नहीं मिला, तभी हुँ। गूगल मैप वगैरह हुआ नहीं करता था। तो फिर 7 लड़कियां बच गई। हुँ। उसको हम नेपाल में एक माइती नेपाल संस्था है, हुँ। उनके पास गए क्योंकि हुँ। वो लड़की वापस इंडिया आना नहीं चाहते थे। और हम इंडिया ला आके लाके करेंगे भी क्या। हुँ।
तो तभी वहाँ पे हमने उस संस्था को वो हैंड ओवर लड़कियाँ कर दिया। हैंडओवर किया। हाँ। लेकिन तब से हमने डिसाइड किया था कि इनके लिए कुछ करना है। हुँ, लेकिन कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है वो पता नहीं था। पहला एक काम किया, हुँ, तभी वहाँ माइती नेपाल की अनुराधा कोइराला ने हमें बोला कि बहुत सारी नेपाली लड़कियाँ यहाँ से मिसिंग हो रही है। हुँ, तभी वहाँ पे माओवाद बहुत था। तो बोले कि लड़कियाँ यहाँ से मिसिंग हो रही है और वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन में जा रही है। हुँ, अगर ऐसी लड़कियाँ को अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिले और आप अभी जैसे लाए वैसे लाओगे, हुँ, तो हम बाकी का रिहेबिलिटेशन हम करेंगे। हुँ, तो फिर हमने सोचा कि हम उनका वॉलंटियर बन के काम करेंगे, क्योंकि हमारा काम भी तो हम कर रहे थे। मैं जर्नलिज्म में थी, हस्बैंड का बिजनेस था। तो धीरे धीरे हमने काम शुरू किया और फिर 96 से हमने एक जोरदार काम शुरू किया। मतलब तभी बहुत सारी लड़कियां थी और हमारे साथ फिर मीडिया जुड़ा था। फिर जीआर खेरनार थे जो डिमोलिशन किंग करके जाने जाते थे, डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर। ओके। क्योंकि वो लड़कियों को ऐसे हिडन सेल में छुपा दिए जाते थे। जब हम रेड करने जाते थे लड़कियां नहीं मिलती थी। हुँ, तो फिर हमने म्युनिसिपैलिटी को भी साथ में लिया, क्योंकि वो लोग इल्लीगल ऐसे हिडन सेल बनाते थे दीवार के पीछे, जिसमें ओके, लड़कियां छुपा देते थे। अच्छा। हमको मिलती नहीं थी। तो तभी 96 में एक बहुत बड़ा मास रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। मीडिया और बाकी गवर्नमेंट, पुलिस सब जुड़ी और बाद में हमारा एकदम फुल फ्लेज काम स्टार्ट हुआ। हुँ, हुँ। आई एम श्योर ये जो आप जैसे उस एक लड़की की कहानी ने आपको छू लिया और आपको नींद नहीं आई, आपको लगा कि नहीं मुझे इन इस तरह की लड़कियों को जो ज़बरदस्ती लाए गए हैं इस फील्ड में उनको यहाँ से बाहर निकालना या इनकी मदद करनी है। कोई ऐसा किस्सा है जो आपको बहुत बहुत आपके ज़हन में बैठ गया है? आई एम श्योर हर एक की बहुत दर्दनाक कहानी है अगर किसी को फ़ोर्सफुली इस बिज़नेस में डाला गया हो या झूठ बोलकर या धोखा देकर इनको इस काम में ढकेला गया हो। पर आप कुछ शेयर करेंगे आपके एक्सपीरियंसेस किच जो बहुत ही आपको डिस्टर्ब कर गए या बहुत ही इनह्यूमन नेचर के थे? कुछ है आपके पास ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आप शेयर कर पाओगे? इससे तो हजारों कहानियां हैं। अब तक हमने 7,000 लड़कियों को रेस्क्यू किया है हुँ। और सबकी ऐसी दर्द भरी कहानी है। आई एम इतनी श्योर। पेनफुल स्टोरी होती है कि, लेकिन कुछ कहानियां हैं जो मैं भूल नहीं पाती हूँ। कभी भी ख्याल आता है। एक मैली लामा नाम की लड़की को हमने रेस्क्यू किया था, नेपाली थी। हुँ, 13-14 साल की लड़की, जब रेस्क्यू किया तब वो प्रेग्नेंट थी, एचआईवी पॉजिटिव थी। हमको अमेरिका की रिबोक कंपनी ने ह्यूमन राइट अवार्ड दिया था, वो लेने के लिए हमने उसको भेजा था। क्योंकि उसको एड्स था और वो लंबा जीने वाली भी नहीं थी हुँ, और वो उसकी डेथ भी हो गई। तो वैसे बहुत सारी कहानियां हैं जो मैं भूल नहीं पाती हूँ हुँ। कि जब उसकी लाइफ एंजॉय करने की उम्र हुई तभी उसकी डेथ हो गई। रेड लाइट एरिया में बहुत सारी लड़कियां एचआईवी पॉजिटिव हो जाती है, एड्स हो जाता है, हुँ, क्योंकि कस्टमर है वो कंडोम यूज़ नहीं करते हैं। हुँ। और वहाँ हर किस्म के कस्टमर आते हैं, कूली से लेके लेबर से लेके सब कोई। जब आप कोई भी लड़की को रेस्क्यू करा के लाते हो, आई एम श्योर वो एक तो बहुत यंग है, जैसे आपने बोला कि 10 से 20 साल की बीच की उम्र हाँ, होती है उनकी, या तो झूठ बोलकर या धोखा देकर उनको बेचा जाता है, राइट? आई एम श्योर जब आप उनको लेके आते हो, उनका एक मेंटल ट्रॉमा होता होगा, तो आपको वो भी उसी के साथ भी तो डील करना होता है। जब आप उनको रेस्क्यू करके आप अपने पास लेके आते हो, तो आप उस मेंटल ट्रॉमा या जो भी है, उसके साथ आप कैसे डील करते हो? लड़की जब ट्रैफिक होती है, हुँ, उसका कोई नज़दीक का होता है, फ्रेंड या जो भी है, रिलेटिव होगा। रिलेटिव, काम दिलाने के बहाने, शादी के बहाने, कोई भी बहाने से उसको चीट करके हुँ, बेच देता है। तो वहीं से उसमें वो शुरू हो जाता है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना।
जब हमारा क्लाइंट, हमारा अंडर कवर क्लाइंट जाता है और लड़की के साथ बात करता है और फिर हम उसको रेस्क्यू करते हैं, जब हमारे शेल्टर में आती है कोर्ट के ऑर्डर से, तभी उसको किसी में विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उसने धोखा खाया है। एक तो वो है, और दूसरा ये है कि उसके सामने मतलब आगे फ्यूचर के लिए क्वेश्चन मार्क है। अभी समाज मुझे कौन अपनाएगा, मुझे तो यहाँ रंडी का लेबल लग गया है। तो वो इतनी डिप्रेशन में होती है, सुसाइडल थॉट्स होते हैं, और कोऑपरेट नहीं करती है। हम जब रेस्क्यू करके लाते हैं तो 21 दिन तक काउंसलर के सिवा और कोई उनके साथ बात नहीं करते, और जब वो लड़की बात करना चाहती है तब धीरे धीरे उसकी काउंसलिंग शुरू होती है। शुरू में वो अपना सच्चा नाम नहीं बताती है, क्योंकि उसको लगता है कि अभी मुझे फैमिली तो एक्सेप्ट करने वाली नहीं है, तो क्या, और उसको ब्रोथिल में एक अलग ही नाम देते हैं। अभी बरखा दिया, बसंती दिया, तो वो अपना रियल नाम नहीं बताती है। लेकिन तभी वो इतनी डिप्रेशन और ट्रॉमा में होती है, फिर कभी ड्रग एडिक्टर हो जाती है, अल्कोहलिक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे उसके वो लड़की को ड्रग्स, अल्कोहल दिया ही जाता है, और लड़की भी खुद खुद को, मतलब जो उसका अस्तित्व है, भूलना चाहती है, इसीलिए वो नशे में ही रहती है। फिर जब बाहर आती है तब डी एडिक्शन ट्रीटमेंट भी करवानी पड़ती है। तो डिप्रेशन, ट्रॉमा और ये विड्रॉल सिंड्रोम, वो भी उसके साथ होते हैं। तभी बहुत धीरज से काम करना पड़ता है। हमारी जो पूरी टीम है, हमारे पास साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर है, सोशल वर्कर है, वो धीरे 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 उनसे बात करते हैं। फिर उनकी काउंसलिंग के साथ अलग अलग थेरेपी होती है, मेडिकेशन भी होती है, उसको नॉर्मल वे में लाने के लिए। फिर हमारे यहाँ पे, हमारे शेल्टर में योगा, जुम्बा, मेडिटेशन वो भी करवाते हैं। और जो हमारी पहले की जो सर्वाइवर लीडर है, जो इस सिचुएशन से बाहर आ आई है, चुकी है, वो अपनी कहानी बताती है या एक्सपीरियंस शेयर करती है, तो उसको लगता है कि हम थोड़ा धीरे धीरे वो ट्रस्ट बिल्ड होता होगा। हाँ फिर हाँ हाँ हाँ, फिर अपनी सच्चा नाम और रियल कहानी बताती है, कौन लाया, किसने बेचा, किसके ऊपर अत्याचार हुआ। फिर जो लीगल केस चलता है उसमें वो सब उनका स्टेटमेंट जाता है, ताकि इसमें जो इन्वॉल्व है उनको पनिशमेंट मिले। लेकिन हमें बहुत ही धीरज रखना पड़ता है। कभी वो विंडो के ग्लास तोड़ देती है, कभी खुद के हाथ काट लेती है, कभी तो हमारे शेल्टर में बाथरूम में हमने कब वो स्टॉपर नहीं रखी है, हम ऊपर के हमारे वॉल फैन नहीं है, हम कभी किसी को माचिस नहीं देते हैं, नाइफ नहीं देते, इवन उनको रेजर वगैरह भी नहीं देते, हेयर रिमूवर देते हैं, क्योंकि वो सुसाइडल हो जाती है। आपको कोई ऐसा अनुभव आया है आपके शेल्टर में कि उन्होंने ट्राई किया हो और कुछ अनहोनी होने से पहले ही आपने वो बचा लिया, ऐसे कुछ आए हैं एक्सपीरियंस? जैसे ये आप जैसे बताया कि हम ये सारी चीज़ों से उनको दूर रखते हैं, तो कुछ ऐसा आपको इंसिडेंस हुआ है आपके साथ कि आपको अवेयर होना पड़ा? हाँ, कभी लड़की ने फिनाइल पी लिया है, या कभी ब्लेड से कट मार लिया है, ऐसा। लेकिन टच वुड के आज तक हमारे यहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ है। तो फिर रिकवर हो जाते हैं, ऑब्वियसली 1-2 महीने में, फिर धीरे 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 रिकवर हो जाते हैं, और फिर उसमें कॉन्फिडेंस आने लगता है, और हम उसको कॉन्फिडेंस ही दिलाते हैं। हम सबसे पहले उसमें आत्मविश्वास भरते हैं कि देखो, तुम विक्टिम हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुमको किसी ने बहला के फुसला के लाया या किडनैप करके लाया। अभी जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो भूल जाओ, अभी नई जिंदगी शुरू करो, अपने आप को दोषी मत समझो। इस तरह से काउंसलिंग कर करके फिर वो अपने आप में इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी पावरफुल बनती है। लेकिन उसके लिए हमें बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है, बहुत धीरज से काम लेना पड़ता है। आई एम श्योर जब आप मुझे बता रही है कि आपको साइकेट्रिस्ट, काउंसलर्स, उसके अलावा मेडिकल हेल्प, ये सब लोगों की मतलब आपकी ये सब की टीम है जो आपने हायर कर रखी है, या आपसे आपके साथ इन हाउस रहते हैं ये लोग, या अफिलिएटेड है? हमारे कोई इन हाउस है, जो हमने हमारे पेरोल पे है।
अलग एनजीओ भी हमें हेल्प करती है काउंसलिंग के लिए, साइकियाट्रिस्ट। तो बाकी के जो एनजीओ है उनसे भी हमें हेल्प मिलती है। कोई डोनर है वो स्पॉन्सर करते हैं, इस तरह से चलता है। और हम बहुत सारी संस्थाओं के साथ अफिलिएटेड है। आपने अभी बात कही अंडर कवर एजेंट्स की। सो जैसे जैसे हमारी बात बढ़ रही है मुझे समझ में आ रहा है कि कितनी सारी डिफरेंट एजेंसीज और लोग हैं जिससे आपको जुड़ना पड़ता है टू कंडक्ट दिस काइंड ऑफ रेस्क्यू वर्क। मुझे लगा कि सिर्फ पुलिस को लेके गए ये किया और लेके आए, लेकिन अभी आप बता रहे हो कि अंडर कवर एजेंट्स भी है, साइकेट्रिस्ट भी है, मेडिकल टीम भी होती है, उनको एडुकेट भी करना होता है। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू। आप एक माँ की तरह उनको रेस्क्यू करा के संभाल रही है उनको। बस सिर्फ रेस्क्यू कराना ही नहीं, बल्कि मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आप उनको नर्चर कर रही है, उनको जो उनके ट्रॉमा से बाहर निकाल के उनको एक जो आप सहारा दे रहे हो, उनको ग्रो करने के लिए हेल्प कर रहे हो। इट्स अ वेरी नोबल वर्क दैट यू आर डूइंग। एंड आपको लगता है कि इस चीज़ की अवेयरनेस के लिए हमें और भी मदद चाहिए, चाहे गवर्नमेंट से हो या पब्लिक डोमेन से हो, कि अवेयरनेस आनी बहुत ज़रूरी है? क्योंकि व्हेन यू आर सेइंग कि 10 और 10 से 15 साल की लड़कियां, लाइक यू नो माय डॉटर्स आर दैट यंग, व्हाट डू यू थिंक कि इसकी अवेयरनेस के लिए या इस तरह के काम रुकाने के लिए हमें और क्या करना चाहिए, कि ये चीज़ें इन लड़कियों के साथ ना हो? हमें सबसे पहले अपनी सोसाइटी को अवेयर करना चाहिए। डिमांड है इसीलिए सप्लाई है। डिमांड यंग की है, वर्जिन की है, जो विकृत मानसिकता है वो, तो सबसे पहले तो डिमांड बंद होगी तो सप्लाई बंद होगा। हमें सोसाइटी में अवेयरनेस खड़ी करनी चाहिए कि ये जो हम जिसको प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं या सेक्स वर्कर बोलते हैं वो पैदाइशी नहीं है, उसकी कोई मजबूरी से वो यहाँ आई है या कोई भी। तो एक तो डिमांड बंद होनी चाहिए। दूसरा कि क्लाइंट ये समझते हैं कि हमने पैसा दिया है इसीलिए उसके ऊपर अत्याचार करने हमारा हक है, लाइक हमारा अभी हक है। हमारी प्रॉपर्टी हो हाँ, गई है वो। और वो बोलते हैं ये पेड रेप है, हमने पैसा दिया है, लेकिन वो पैसा किसको जा रहा है? ब्रोथेल कीपर को, मैनेजर को, ओनर को, गुंडास को, गैंगस्टर को। ये तो मल्टी मिलियन डॉलर का बिजनेस है और इसमें बहुत बड़े बड़े इन्वॉल्व है। इसके लिए हमें मतलब गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए। गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत सेंसिटिव हुई है पुलिस। अभी तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बनाया है, जो पहले नहीं था। जो पहले ये नहीं कभी था। बना है? ये 4-5 साल पहले बना। हमारी रीट पिटीशन हमने फाइल की थी। ओके। क्योंकि जो पुलिस स्टेशन में, अभी समझो कि हम कोई भी पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस के पास उनके लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग वो क्राइटेरिया नहीं है। वो बोलते टेररिज्म है, बाकी कुछ है। अच्छा, एक एक रेप निर्भया के ऊपर हुआ तो पूरा देश खड़ा हो गया। यहाँ रेड लाइट एरिया में तो ये लड़कियों रोज के ऊपर हजारों लड़कियों के ऊपर मल्टीपल रेप हो रहा है। कोई कैंडल मार्च नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब पता ही नहीं है ऐसे हाँ, कुछ चीजें हो रही है। नहीं, लेकिन हम ये समझते हैं कि नहीं वो तो प्रोस्टिट्यूट है ना, लेकिन वो जन्म से थोड़ी ना प्रोस्टिट्यूट थी। उसको ढकेला गया उसको है। धकेला गया है, उसको बेचा गया है, उसको किडनैप किया गया है और फिर हम बोल रहे हैं कि वो तो प्रोस्टिट्यूट है, वो तो सेक्स वर्कर है। तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सबको मिलके काम करना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, लेकिन आज भी ऑफ द रिकॉर्ड है कि ऐसा मान रहे हैं पुलिस कि अगर हम रेड लाइट एरिया बंद करेंगे तो रेप केस बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएगी। तो ये जो हमारी समाज की गंदगी है उसको संभाल के बैठी है सेक्स वर्कर। इसीलिए रेड लाइट एरिया बंद नहीं होना चाहिए, ऐसा अंदर से मानती है। लेकिन हम ये बोलते हैं कि जो अपनी मर्जी से कर रहे दैट्स, हैं, अगर बाय हाँ, चॉइस आ रहा है बाई तो इट्स अ चॉइस आ डिफरेंट रहे हैं थिंग। तो हमें कोई नहीं है। हम सिर्फ वही केस में काम करें, रेस्क्यू फाउंडेशन।
जो किडनैप है, या जो जबरदस्ती, फोर्सफुली है, हाँ, हाँ। जबरदस्ती है, वहां से मिसिंग है। और हमारे ऐसे ही हम रेड नहीं करते हैं, हमारे जो अंडर कवर है वो डे कोई कस्टमर बन के जाते हैं, हिडन कैमरा पहन के जाते हैं, अच्छा। बटन कैमरा होता है, ये स्पेक्स में कैमरा होता है, वो लड़की के पास जाते हैं और उनके बॉडी लैंग्वेज या फेस से पता चल जाता है कि ये जबरदस्ती फोर्सफुल। रखी गई है, ये नई है, ये माइनर है। फिर उसको चूज करते हैं और अंदर ले जाके रूम में उसके साथ इन ब्रोथेल काउंसलिंग होती है। लड़की जब बोलती है मुझे यहाँ से निकलना है और अपनी कहानी बताती है, तब वो इन्फॉर्मेशन हम पुलिस को देते हैं और फिर पुलिस के पास पूरा एक ऑपरेशन प्लान होता है। एक दो बार रेकी होती है। फिर लीगल में भी ऐसा होता है कि पहले एक डे कोई कस्टमर जाएगा, पुलिस एक करेंसी नोट 500 की नोट पे अपनी साइन करेगी, वहां पे वो देगा, वो नोट वहां से निकलनी चाहिए तभी केस बनेगा। ओके, सो दैट द गर्ल इज ऑल्सो विलिंग टू गेट आउट ऑफ इट। हाँ उसके लिए वो नोट दिया जाता हाँ है। हाँ, नोट तो जो मैनेजर है वो लेती है, ओके, लेकिन वहां पे प्रूफ रहता प्रोस्टिट्यूशन है चल कि हाँ। वहां से कॉन्डोम मिलना चाहिए। फिर लड़की बोलनी चाहिए कि मुझे यहाँ से निकलना है, निकलना क्योंकि है। एक बार वहां पे पंचनामा होता है, फिर पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट होता है, बाद में फिर कोर्ट में लेके जाते हैं। तो ये सभी चीजें चल रही है। और एक अभी पार्लियामेंट में बिल है जो अभी तक पास नहीं हुआ है, न्यू ट्रैफिकिंग बिल है। अगर वो पास हो गया तो उसमें जैसे नॉर्मल केस में जैसे बलात्कार के जो आरोपी है उसको जो सजा होती है वही क्लाइंट को सजा होगी, लेकिन वो बिल अभी तक पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ है। ओके। अभी क्लाइंट छूट जाते, क्लाइंट को कोई पनिशमेंट ही नहीं है। बट क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि ये फोर्सफुली है या विलिंगली है? मतलब अगर इन हाँ दिस हाँ सिचुएशन, अगर इफ दे आर गोइंग, हाँ तो फिर ये एक सिचुएशन होगा कि फोर्सफुली इसको इस काम में लाया गया है या विलिंगली आई है, तो वो एक जो डिफरेंस मेजर है वो कैसे आइडेंटिफाई करे? मेरे ख्याल होता है, कुछ है उसमें? नहीं, इसमें ऐसा है कि जब रेड होती है तो माइनर और फोर्सफुली हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। ओके। और ज्यादातर क्लाइंट डिमांड वो ही करता है कि हमको वर्जिन चाहिए, यंग। यंग चाहिए। सो ये जब एक रेस्क्यू ऑपरेशन आप जो करवाते हो, सपोज कहीं किसी और देश की लड़कियां, जैसे आपने नेपाल से कही, वैसे और भी तो देशों से आती होगी यहाँ पर, तो जब उनको वापस भेजना है तो उनकी इज इट लाइक अ सिंपल प्रोसेस कि आपको यहाँ से आपने उनको रेस्क्यू करवाया और उनको वापस भेजना है उनकी कंट्री, तो उसमें उधर की कंट्री की भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है? जी, अभी हमारे शेल्टर होम में 22 राज्यों, इंडिया के 22 स्टेट से लड़कियां हैं हम्म। और 5-6 अलग अलग देश की लड़कियां हैं, हम्म। जैसे नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, हम्म। म्यांमार, हम्म। उज्बेकिस्तान। तो जब दूसरे देश की लड़की, अभी 2 दिन पहले ही थाईलैंड की लड़कियां रेस्क्यू हुई है, वो जो ट्रैफिकर होता है वो उसको बोलते हैं कि यहाँ पे इंडिया में काम दिलाएंगे, मसाज पार्लर और स्पा के वहाँ पे काम पे लगाते, लेकिन वहाँ पे फिर फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूशन होता है। उनको खाना पीना मिलता है, पैसा मिलता नहीं, उसका पासपोर्ट ले ले लेता है ट्रैफिकर। तो फिर लड़की डरती है कि यहाँ पे तो मैं स्टेटलेस हूँ, मतलब अपने पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, अगर किसी को बोलेंगे तो भी हमको जेल में डालेंगे। उसका काउंसलिंग वहाँ पे भी वो लोग करते हैं कि पुलिस आएगा तो सच नहीं बताने का, एनजीओ आएगा तो सच नहीं बताने का। तो वो लड़की के पास न पासपोर्ट होता है, न वीज़ा होता है, न कुछ भी होता है। जब हम रेस्क्यू करते हैं तभी, समझो थाईलैंड की लड़की रेस्क्यू हुई तो हम थाई एम्बेसी का कांटेक्ट करते हैं और थाई एम्बेसी फिर उनको वन वे एग्जिट परमिट करके पासपोर्ट देती है। फिर इसमें बहुत सारी मशीनरी इन्वॉल्व होती है, जैसे हमारी होम मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट है, एम्बेसी है, वो सब साथ में मिलके ये काम करना पड़ता है। तो सभी से परमिशन लेना, एनओसी लेना और फिर वापस उनके देश भेजना। सो गवर्नमेंट उतनी कोऑपरेटिव होती है व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ केसेस? या
हमें गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट भी इतनी कोऑपरेटिव है, और बाकी के समझो अभी बांग्लादेश हाई कमीशन है, बहुत सारी बांग्लादेशी लड़कियां हैं। बांग्लादेश में वो सब चल रहा था तो उनका जाना रुक गया था। अभी नेक्स्ट मंथ भी बांग्लादेश की लड़कियां गई है, और अभी फिर दिसंबर में भी बांग्लादेश की लड़कियां जाएगी। आपको जब इस काम में या रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस की जो मदद होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत कभी आई है या वहाँ से कोई रेजिस्टेंस आई है या आपको इजीली आपको सपोर्ट मिलता है वहाँ से? नहीं, पहले तो हमें प्रॉब्लम आई है। पहले हमने लड़कियां रेस्क्यू किया था और लड़कियां माइनर थी, और पुलिस ने वापस भेज दिया था। बोले कि वो लड़कियां उसके माँ बाप को दे दिया। फिर वो लड़कियां दूसरी जगह से हमने रेस्क्यू किया। हमने नागपाड़ा के सीनियर पीआई के खिलाफ भी पुलिस कंप्लेन किया था, और वो अरेस्ट भी हुए थे। कुछ साल तक मतलब वो केस बंद हो गया था, फिर से रीओपन हुआ। वो 15 साल के बाद पनिशमेंट मिली। उसमें एक पॉलिटिकल लीडर भी थे, और सीनियर पीआई जो रिटायर भी हो गए थे, बाद में 15 साल के बाद उनको पनिशमेंट मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी वो न्यूज़ आया था। अच्छा। तो हमें चैलेंजेस तो डेली आती ही है, लेकिन अभी 10 साल से तो हमें बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है। पहले मैं जर्नलिस्ट थी, क्राइम रिपोर्टर थी, तो हमें सपोर्ट मिलता था पुलिस का। और अभी हम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। हम चाइल्ड लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ जुड़े हुए हैं। हम गवर्नमेंट की एडवाइजरी कमेटी में हैं। हम टास्क फोर्स मेंबर है। तो अभी हमें सब जगह से सपोर्ट मिल रहा है। जैसे आपने बताया कि काफ़ी लड़कियाँ प्रेग्नेंट होती है जब आप रेस्क्यू करवाती हो उनको, तो उनकी आगे की लाइफ कैसी होती है आपके जब आप उनको शेल्टर देते हो या आपके फाउंडेशन में उनको जब पनाह देते हो, तो उनके आगे की लाइफ आप मतलब कैसे हैंडल करते हो या उनका जब बेबी होता है, उसका क्या फ्यूचर होगा? या जो आप लड़कियों रेस्क्यू करवा के लाने के बाद सपोज़ मेंटल इश्यूज़ है वो रिज़ॉल्व हो गए और वो सेटल हो गई है, नाउ शी इज़ ओके, तो उनका वहाँ से आगे का भविष्य क्या है? आप उनके मतलब कुछ आप वो फाउंडेशन को उनको वॉलंटियर करना पड़ता है या दे आर अलाउड टू गो आउटसाइड इन द वर्ल्ड एंड लीड अ नॉर्मल लाइफ, ऐसा है या क्या सिचुएशन है? तो जब हम रेस्क्यू करते हैं, लड़की आती है तो उसका प्रेगनेंसी टेस्ट होती है, एचआईवी टेस्ट होता है, एज वेरिफिकेशन होती है। तो उसमें प्रेग्नेंट है वो पता चलता है। एबॉर्शन पॉसिबल है तो एबॉर्शन करवाते हैं, और अगर पॉसिबल नहीं है तो बच्चे को जन्म देती है। कोई लड़की बोलती है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, वो कोर्ट को बताती है तो कोर्ट फिर हॉस्पिटल से ही वो एडॉप्शन में चला जाता है। कोई लड़की बोलती है कि नहीं, ये मैं मेरा बच्चा नहीं छोड़ूंगी, तो फिर वो हम उसको इतना इतना एम्पावर करते हैं कि भूल जाओ उसका पिता का नाम क्या है, तुम उसकी माँ हो। तो ऐसी लड़कियां भी हमारे शेल्टर में है जिसके बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, और वो रेस्क्यू में काम कर रही है। लेकिन ये है कि जो लड़की बच्चा नहीं देती है उसको फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, कि वो बोले घर जाएंगे तो बोलेंगे कि किसका पाप लेके आई। तो बहुत सारी लड़कियां वो एडॉप्शन में दे देती है। कभी तो लड़की हॉस्पिटल में जाने से पहले बोलती है कि बच्चे का मुंह मत दिखाना, अगर एक बार दूध पिला दूंगी तो उसके साथ मेरा अटैचमेंट हो जाएगा। तो ये सब उनकी कहानियां हैं। और अगर जैसे बच्चा पैदा हो गया और अगर उसका कोई माँ-बाप नहीं है, कोई नहीं है और वो आपके फाउंडेशन में ही रहती है, तो वो बच्चे मतलब आप वो बच्चे को भी अपना लेते हो? हाँ, वो बच्चे को भी अपना लेते हैं। वो बच्चा अपनी माँ के साथ 6 साल तक रह सकता है। उसके बाद हम उसको हॉस्टल में पढ़ाते हैं, तो वो आगे की पढ़ाई भी करता है। लड़की है तो माँ के साथ रह सकती है, लड़का है तो फिर 6 साल तक हम रखते हैं। 6 साल के बाद भी हॉस्टल में पढ़ता है और माँ को मिलने के लिए वेकेशन में आता है। तो ऐसे भी हमारे पास केसेस है जो कि माँ यहाँ पे हमारे शेल्टर में है। ऐसी भी महिलाएं हैं हमारे पास जो
फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया हो या वो जाना ना चाहती हो, तो लॉन्ग टाइम के लिए हमारे शेल्टर में रह रही है। बहुत सारी एड्स वाली महिलाएं हैं, वो भी हमारे साथ रह रही है बहुत सालों से। तो उनका जो सर्वाइवल है वो टोटली डोनर्स के ऊपर डिपेंड होता है, या फिर एक बार आप रेस्क्यू करवा के उनको शेल्टर में रख रहे हो, उसके बाद का उनका आगे की स्टोरी क्या होती है? तो हमारे यहाँ पे हमारे शेल्टर में अलग-अलग ट्रेनिंग होती है, हुँ, जिसमें नेशनल स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की ट्रेनिंग होती है, सर्टिफिकेट कोर्स होता है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उसको बाहर जॉब मिलती है, तो वो बाहर जॉब कर सकती है। मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा बंधन नहीं है, उसका लीगल खत्म हो गया, आप फ्री हो बाहर फ्री हो, जाने। आज़ाद हो। हमारे शेल्टर से लड़कियाँ रेगुलर स्कूल में जाती है, कॉलेज में जाती है, अलग-अलग डिप्लोमा कोर्स करने के लिए जाती है। लड़की रेस्क्यू होने के बाद वो पढ़ी लिखी नहीं होती है, वो चाहती है कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो हम हुँ, कोर्ट से ऑर्डर लेते हैं, राइट टू एजुकेशन। उसके लिए भी आपको कोर्ट से ऑर्डर लेना हाँ, पड़ता है? हाँ, क्योंकि एडमिशन बर्थ सर्टिफिकेट के बिना एडमिशन कैसे नहीं, मिलेगा? राइट। तो जब कोर्ट का ऑर्डर होता है, तो उसको स्कूल को एडमिशन देना पड़ता है। उसके लिए हम इन हाउस थोड़ा उसको लिटरेसी क्लास में सिखाते, समझाते। हुँ, बाद में स्कूल में उसका आईक्यू टेस्ट होता है, हुँ, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और बाद में 5th में, 7th में, 4th में, 8th में ऐसा एडमिशन मिलता है। हुँ, फिर वो पढ़ती है। कोई लड़की ऐसी है कि इन हाउस स्टडी करके डायरेक्ट 10th की एग्ज़ाम देती है। हुँ, जब 10th पास हो जाती है, तो हम छोटे-छोटे डिप्लोमा कोर्स करवाते हैं। जैसे हाउसकीपिंग है, हॉस्पिटैलिटी है, हुँ, अ, आर्ट एंड क्राफ्ट है। हुँ, तो वो सब ट्रेनिंग करती है, और उसका लीगल ओवर हो जाता है। जो छोटी लड़की है, उसको 18 तक रखने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हुँ, कोर्ट में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर होता है। हुँ, मिसिंग कंप्लेन है, वहाँ एफआईआर हुई है, किडनैपिंग की कंप्लेन है, हुँ, दूसरे देश की है, तो यहाँ पे उसका लीगल ओवर हो जाए, उसको भेज देना होता है। हुँ, जो लड़की बोलती है कि घर नहीं जाना है, खुद फैमिली ने बेचा है, हुँ, या वहाँ मेरा ट्रैफिकर पड़ोस में ही रहता है, मैं मुझे नहीं जाना है, तो हुँ, कोर्ट बोलती है 18 तक आपके शेल्टर में रखो, उसको पढ़ा हुँ, लिखा के उसके पैरों पे खड़ा करो। हुँ, तो टिल 18 तक अगर पॉसिबल नहीं है उसको जॉब मिलना या प्रॉपर रिहेबिलिटेशन, हुँ, तो 21 तक रहती है। और इसके बाद भी हम आफ्टर केयर होम चलाते हैं, हुँ, ताकि लड़की बाहर जॉब करती है, लेकिन वो सर्वाइव हो जाए। इतना उसकी सैलरी नहीं होती है, 6-7 हज़ार रुपया हाउसकीपिंग का मिलता है, तो फिर हम फ्री एकोमोडेशन उसको दे रहे हैं, और हम आफ्टर केयर होम भी चलाते हैं, और बाकी के जो एनजीओ है हुँ, हमारे साथ जुड़े हुए, हुँ, उनके भी वर्किंग वुमन हॉस्टल में वो रहती है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि वो हमने रेस्क्यू किया तो उसको हमारे शेल्टर में ही रहना है, क्योंकि हमारी भी लिमिटेशंस है, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी होगी तो और लड़कियाँ रेस्क्यू होके आएगी। हुँ, हुँ, तो वो अ, और अभी मुंबई में बहुत सारी लड़कियां हैं जो ऑटो चला रही है, टैक्सीज़ चला रही है ये। हाँ, फैक्ट्री चला रही है, गारमेंट में काम कर रही है, एक्सपोर्टिंग का काम कर रही है, बिजनेस कर रही है, और एनजीओ भी चला रही है। हुँ, नेपाल में हमारे जैसे एनजीओ चला रही है हमारी अच्छा, लड़कियां, हाँ। वेस्ट बंगाल में चला रही है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एनजीओ अवेयरनेस का काम कर रही है। आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं जो आप ये जो नोबेल काम कर रही है। मुझे लगता है ये मतलब इन सब का क्या महत्व है आपकी लाइफ में? ये आपको ये मोटिवेशन देते कि ये ज़िम्मेदारी मेरी और बढ़ रही है, रिकॉग्नाइज़ेशन मिल रहा है, या ये चीज़ें आपको मायने नहीं रखती हैं? अवार्ड वाली कोई चीज़ मायने नहीं रखती है। मैं तो यही बोलती हूँ कि हाँ, जब अवार्ड मिलता है तो वो हम हमें एक और की ज़िम्मेदारी बढ़ती है कि नहीं। अ, अगर गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरे पति को मरणोत्तर अवार्ड दिया है, हुँ। जो शहीदों को ही मिलता है। लेकिन हम इनको ये काम करते-करते उनकी मर्डर हुई थी, तो मर्डर? हाँ। क्या आप उसके बारे में बताएँगे? आर यू कंफर्टेबल? अ, देखिए, हमें थ्रेटिंग कॉल बहुत आते थे, हुँ, और एक बार वो रेस्क्यू ऑपरेशन से रिटर्न आ रहे थे, तभी हुँ, उनका कार का एक्सीडेंट हुआ और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। हुँ, पुलिस इंक्वायरी में तो एक्सीडेंट ही आया है, लेकिन मुझे डाउट है हुँ, कि वो एक्सीडेंट नहीं था, फ्रेम एक्सीडेंट था मतलब, ओके। और वो मर्डर था।
भारत सरकार ने तभी उनको राजीव गांधी मानव सेवा अवार्ड दिया था, मरणोत्तर। ओके। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे स्त्री शक्ति अवार्ड दिया। स्मृति ईरानी ने भी अवार्ड दिया, स्त्री शक्ति अवार्ड। प्रेसिडेंट के हाथ से मुझे प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड मिला है। लेकिन ये अवार्ड से भी ज़्यादा जब हमारी जो लड़की है, हमारी सर्वाइवर है, वो मुझे माँ बोलती है और बोलती है, मतलब उसके चेहरे पे जो खुशी देखती हूँ वही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। कि पहले वो ऐसा रोती थी, तड़पती थी आज़ादी के लिए, वो बंधक थी और आज वो आज़ाद है। मतलब उसकी खुशी कितनी होती है, वो खुशी मेरे लिए अवार्ड है। श्योर, इट्स सो हार्ट ब्रेकिंग टू सी कि आज़ाद भारत में आज भी इतनी सारी लड़कियां जो बहुत मजबूर है और बंधक है, जिनको जिस नॉर्मल लाइफ लीड करनी है या आज़ादी से जीना है, बट दे आर ट्रैप्ड ऐसे सिचुएशन में। त्रिवेणी जी प्लीज़ बताइए कि इसकी अवेयरनेस जो लोगों को लाने के लिए हमें और क्या कदम उठाने चाहिए? क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो अवेयर है कि इस तरह की ट्रैफिकिंग होती है, या इसको ज़्यादा सोशली बहुत ज़्यादा इस बारे में बात नहीं हुई है। जैसे इश्यूज़, कैंसर अवेयरनेस होता है, या बहुत सारे अलग-अलग सोशल कॉजेज़ हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, उनको बढ़ावा मिलता है, उनको सपोर्ट मिलता है। बट आई थिंक एज़ अ मदर इट्स, I mean, it's heartbreaking to, see कि such small kids are getting dragged in this kind of situation. तो एज अ मदर मुझे लगता है कि इसमें और हमें कितनी अवेयरनेस लाने के लिए क्या करना चाहिए कि लोग अवेयर हो और इसको ज़्यादा सपोर्ट मिले, या ये चीज़ें कम हो, या हमें रेस्क्यू करवाने के लिए और किस चीज़ों की ज़रूरत है? व्हाट कुड वी डू? देखिए, रेस्क्यू करने की बात तो बाद में आती है। पहले जो फँसती है लड़की, जो ट्रैप होती है, उसको कैसे रोका जाए? हुँ। देखो, पहला ऐसा होता था कि अनपढ़ गँवार लड़की, गाँव की, गरीब की लड़की फँसती थी। अभी तो कोरोना के बाद ऑनलाइन में फँस रहे हैं। हुँ। अभी तो ये मोबाइल और इंटरनेट ने एक्सेस ऐसा बहुत मिल गया ऐसा है। हो गया है कि अभी लड़की कोई रील बनाया और उसका, मतलब अभी तो सोशल मीडिया में फ्रेंड, वो फिर उसमें फंस रही है, हुँ। ड्रग एडिक्शन में फंस रही है। तो हुँ। अभी तो हमें, मतलब पेरेंट्स को भी ख्याल रखना पड़ेगा कि उसकी लड़की या लड़का क्या कर रहा है। हुँ। अभी पोर्नोग्राफी और ये सब उसमें बहुत लड़कियां, मतलब अभी पढ़ी लिखी लड़कियां, अच्छे घर की लड़कियां भी फंस रही है। हुँ। अभी तो हमें सभी सबको साथ में मिलके काम करना पड़ेगा। जैसे पुलिस स्टेशन में पहले सिर्फ पुलिस स्टेशन हुआ करता था, अभी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बनाया गवर्नमेंट ने। अभी एक आईटी सेल बन रहा है सब हाँ, जगह पे, हाँ, हाँ। कि ये जो इसमें जैसे फंस रहे हैं, तो उनको अभी आईटी सेक्शन भी लगाना चाहिए, वैसी हम भी मांग कर रहे हैं। ओके। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि कुछ ऑनलाइन ऐड देख लेते हैं कि यहाँ पे काम मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा, मतलब घर बैठे पैसे कमाओ। वो ऐड देख लिया, हाँ। कांटेक्ट किया, आ जाओ, फिर प्रोस्टिट्यूशन में। तो ओह! साइबर क्राइम भी अभी हर एक पुलिस स्टेशन में साइबर सेल भी शुरू होने जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में भी फंस रहे। अभी तो ऑनलाइन सेक्स का भी बहुत चल रहा है। हुँ। आई थिंक या कहीं पे बहुत ये ज़रूरी है कि अगर अ, ऐसी कोई सिचुएशन में फँस गए हो, तो एक एक कम्फ़र्ट होना बहुत ज़रूरी है कि ये हम लोग जाके किसी से शेयर करें कि ऐसा हुआ है, ये इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे हैं। वो एक आपको ज़रूरी लगती है कि एक कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे दे कैन गो एंड शेयर देयर एक्सपीरियंस, क्योंकि ऑलरेडी डरे होंगे कि वो फँस गए हैं हाँ, कहीं पे। तो उनको यहाँ से कोई रेस्क्यू, मतलब यहाँ से कैसे बाहर निकलना है या ट्रैप में से कैसे बाहर हाँ। निकालना है, उसके लिए उनको कोई एक हेल्पलाइन नंबर या ऐसे कुछ होना चाहिए कि कि वो और ज़्यादा दलदल में ना फँसे। जी, ज़रूर होना चाहिए। जैसे बताया कि भई कैंसर अवेयरनेस
होता है या बाकी के अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, स्कूल कॉलेजों में सब जगह पे ये अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए। अभी तो कॉलेज में भी स्टार्ट किया है, मुंबई की कुछ कॉलेजों ने ये शुरू किया है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब। तो स्कूल से ही बच्चों को पता होना चाहिए कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, किस तरह से ट्रेप होते हैं, किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो अच्छा, गवर्नमेंट ने चाइल्ड लाइन शुरू किया है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये नंबर पे फोन कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हमें और अवेयरनेस लाने की जरूरत है कि अगर आपको किसी के ऐसे ट्रैप में फंस गए या किसी ने आपको मिस यूज किया या आपका एक्सप्लॉइटेशन किया या सेक्सुअल एब्यूज किया, तो आप तुरंत ये नंबर पे फोन करो। आज भी अवेयरनेस नहीं है, सेक्सुअल एब्यूज किसी ने किया तो वैसे हेल्पलाइन नंबर या हाँ इमीडिएट सपोर्ट ऐसे नहीं है, नहीं, हाँ जो कि बहुत ज़रूरी है, जरूरी है। हाँ, क्योंकि आजकल लड़कियां हर एक फील्ड में काम कर रही है। वो प्रोफेशनल लाइव्स है या कोई भी बड़े बड़े आईटी डिपार्टमेंट हो या कोई भी प्रोफेशनल जॉब्स जहाँ हो रही है, तो ये सेक्सुअल अब्यूज जो है वो हर जगह होता है। बट इंस्टेंट उसको उधर रोकने के लिए या कंप्लेंट के लिए वी नीड दैट अवेयरनेस, या एक कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे इमीडिएट कंप्लेंट लॉन्च करके वहाँ पे आप उसको जस्टिस दिला सको, जी, जो अभी तक नहीं है। हाँ। जैसे आपने बताया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो एक सेल हर एक पुलिस स्टेशन में है, क्या उसके बारे में बताएंगे? जैसे अभी ये रिसेंटली पास हुआ है ये रूल, या इट्स बीन देयर? ये 5-6 साल से 6-7 साल से हुआ है पास। हर एक पुलिस स्टेशन में नहीं है, अच्छा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्ट्रिक्ट में। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हाँ। ये जैसे वेस्टर्न सबब, सेंट्रल सबब, नहीं वेस्टर्न ईस्टर्न, हम्म। थाने डिस्ट्रिक्ट, हम्म। वैसे में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है। जैसे आप स्पेशली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए काम करता है आपका एनजीओ, अगर कोई और एरिया में अगर सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है या ऑफिस में या वर्क प्लेस में, और आपके पास अगर कंप्लेंट आते हैं, तो आप उसको भी हैंडल करते हो, या आर यू एंटाइटल्ड टू डू दैट, या कैसे? लड़की की कंप्लेन है तो हाँ। ही हम एंटर हो सकते हैं। ओके। मतलब किसी ने हमें फ़ोन किया तो हम बोलते हैं कि आप पुलिस को फ़ोन करो। हम्म। अभी तो निर्भया पथक भी बनाया है पुलिस ने, हम्म। 100 नंबर पे फ़ोन करो और आप पुलिस स्टेशन में आ जाओ, हम भी आते हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से हम ऐसा अच्छा, हमारे पास रेप के केस भी, पहले तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस ही हम डील करते थे, अभी हम रेप केस भी डील कर रहे हैं, जो फैमिली ने किसी ने रेप किया है या नेबर ने किया है या कलीग ने किया है और वो माइनर है। हम्म। तो हम वो केस को भी डील करते हैं और हमारे यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि रेप केस की भी लड़कियां हैं जो हमारे शेल्टर में है। ओके। और मुझे जैसे अगर इन फ्यूचर या जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको ऐसे कोई केसेस के बारे में अगर पता चला है, तो व्हाट इज़ द वे आउट? हेल्प के लिए किसके पास अप्रोच करें, या कैसे उनको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर किसी के अगर सेक्सुअल एब्यूज हुए हैं या कुछ भी हुआ है हम्म। तो चाइल्ड लाइन को कॉल कर सकते, पुलिस को कॉल कर सकते, निर्भया जो पथक है उसको कॉल कर सकते हैं और रेस्क्यू फाउंडेशन को भी कॉल कर सकते हैं। हम जाते हैं विद पुलिस। तो पुलिस के पास जब हम जाते हैं तो पहले प्रूफ मांगते हैं, आपके पास ईमेल आया है क्या? इसीलिए हम बोलते हैं कि आप पुलिस स्टेशन के पास भी एफआईआर करने के लिए आओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हमारी सोशल वर्कर, हमारे लॉयर भी उनके साथ रहते हैं, हम्म। एफआईआर ड्राफ्ट होती है। अगर किसी के सामने एक्शन लेना है हम्म। तो ये सब होना चाहिए। अगर पहले सब लोग अभी भी सब जगह पे हो रहा है रेप, कोई बाहर आता है, कोई बोल पाता है, उसको हिम्मत मिलती है और कोई फैमिली वाले ही बोलते हैं कि नहीं बेटा अभी किसी को कुछ नहीं बोलना है, चुप बैठो। हम्म। तो ऐसे केस में अगर कोई लड़की हमारा कांटेक्ट करती है तो हम उसको हेल्प करते हैं, हमारे लॉयर, हमारी सोशल वर्कर। हम्म। हम्म। हम पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं, एफआईआर होती है हम्म। और जो दोषित होता है उसको
पनिशमेंट भी मिलती है। तो इस तरह से हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर जैसे आप ये आपका फाउंडेशन चला रहे हो और अगर कोई है जो वॉलंटरीली आपको इस काम में मदद करना चाहता है या आपके साथ जुड़ना चाहता है, तो व्हाट्स द वे आउट? आई एम श्योर इस हमारी कॉन्वर्जेशन और इंटरव्यू के बाद बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये एहसास होगा कि यू नो अपने देश में, अपने अड़ोस पड़ोस में ये सब चीज़ें हो रही है, अपने बच्चों के साथ भी हो सकता है, कोई सोशल मीडिया पे उनको बहला फुसला के कुछ भी एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो जो वॉलंटरीली आपको सपोर्ट कर सकता है, तो उनके लिए आप कुछ गाइडलाइंस देंगे? वो किस तरह से आपके साथ जुड़ सकते हैं? तो हम हर मंथ के लास्ट सैटरडे को हम वॉलंटियर मीट रखते हैं। उसमें वो वॉलंटियर आ सकते हैं। उसकी क्या एक्सपर्टी है डिस्कस करके हम उसकी वो कितना टाइम दे सकते हैं, किस प्रकार से, जैसे हमारे डे कोई कस्टमर बन सकते हैं या हमारे साथ पंच विटनेस बन सकते हैं जो केस होता है। फिर किसी में आर्ट एंड क्राफ्ट की है एक्सपर्टी, जो भी है सिखाना चाहते, लड़कियों को इंग्लिश सिखाना चाहते, मैथमेटिक्स सिखाना चाहते, वो भी कर सकते। सोशल मीडिया में भी अवेयरनेस कर सकते हैं। और इस तरह से किस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लड़कियां फंस रही है, क्या हो रहा है। तो हम वॉलंटियर को ऑलवेज वेलकम करते हैं। थोड़ा हम वॉलंटियर का स्कैनिंग करते हैं क्योंकि हमें भी चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी फॉलो करनी होती है। राइट। तो उसका सीवी देखते हैं, उसका इंटरव्यू करते हैं और बाद में हम उनको बताते हैं। लेकिन वॉलंटियर ऑलवेज वेलकम। हमारे यहाँ पे हर मंथ वॉलंटियर मीट होती है। ओके। अगर आपको लगता है आप टीचर हो या आर्ट या क्राफ्ट पर्सन हो या किसी भी वे में आप यहाँ पे जाके वॉलंटियर कर सकते हो या मदद कर सकते हो या इन लड़कियों को कुछ सिखा सकते हो, डॉक्टर हो या लॉयर हो, मुझे लगता है प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू स्टेप फॉरवर्ड, come ahead and do your bit. So त्रिवेणी जी, आपसे बात करके इस एक अलग सेक्शन के बारे में जान के, इसके बारे में हमने हमेशा फिल्मों में देखा है या सुना है, जैसे अभी गंगूबाई मूवी आई थी आलिया भट्ट की, एक डिफरेंट नज़रिया देखा गया उसमें फ्रॉम अ प्रोस्पेक्टिव व्यू की उनकी लाइफ कैसे होती है। बट ये जो उसमें भी दिखाया गया था कि हाउ उसको फोर्सफुली धोखा देके उसके बॉयफ्रेंड ने उसमें ढकेला था। पर जब एक्चुअल में ये बात सुनते हैं और इतनी यंग लड़कियां इसमें ढकेले जाती है और आप माँ बन के उनको इतना बड़ा सहारा दे रहे हो, अब इतना बड़ा जोखिम उठा के, जैसे आपने बोला कि यू स्टिल सस्पेक्ट कि आपके हस्बैंड का मर्डर हुआ है, बिकॉज बहुत सारे आपको थ्रेटनिंग कॉल्स आते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस आती है। आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड आई एम श्योर बहुत सारी लोग इंस्पायर होंगे इस बात को सुन के, आपकी स्टोरी को सुन के। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप हमारे शो पर आए और हमारे साथ आपके एक्सपीरियंसेस शेयर किए। और हम ज़रूर देखेंगे कि हम किस वे में आपके साथ जुड़ सकते हैं और इस आपके नोबेल कॉज में आपको हमारा छोटा सा बिट दे सकते हैं। उसके लिए हम ज़रूर सोचेंगे और हाथ बढ़ाएंगे। और आपसे मिलके बहुत बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much for watching this episode of BU with Shraddha S. We hope you enjoyed the conversation. Please don't forget to subscribe, share and follow our social media. Thank you so much.